प्यारे बच्चों, आज हम सब कविता के बहाने कविता का अध्ययन करेंगे जिसको कुंवर नारायण सिंह जी ने लिखा है। ये कविता उनके काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है। वर्तमान समय में कविता के अस्तित्व पे जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है, ये कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक स्वर्णिम अवसर प्रदान करती है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा, उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कविता की यात्रा के बारे में बताता है। जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के कोई बंधन नहीं होते हैं। कवि कहता है कि कविता क्या है। कविता कल्पना की उड़ान है। वैसे आपसे अगर प्रश्न किया जाए कि कविता क्या है, तो मुझे लगता है कि उत्तर यही होगा कि कविता मानव मन के विचारों की अभिव्यक्ति है। तो कवि के अनुसार कवि कविता को इस तरह से परिभाषित करता है कि कविता कल्पना की उड़ान है। कविता ये एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जिस तरह से चिड़िया उड़ती है, उसी प्रकार से कवि भी कल्पना लोक में विचरण करता है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन तुरंत ही कवि इस प्रतिमान को खारिज कर देता है। वो कहता है कि कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्यों? कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, जबकि कविता की उड़ान असीमित होती है। कवि के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता। वो कल्पना लोक में कहीं भी विचरण कर सकता है। वो पंख लगाकर हर जगह उड़ सकता है। कविता घर घर की कहानी कहती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। इस तरह से बच्चों, यदि इसके काव्य सौंदर्य की बात करें तो आप देखेंगे कि प्रथम पंक्ति के अंत में लिखा है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बहाने जाने। और कविता के पंख लगा, उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। जो अंत में बहाने, जाने, माने, इनका प्रयोग किया गया है, ये इस कविता बड़ी सुंदर बन पड़ी है। ये पंक्तियाँ बहुत सुंदर हो गई हैं। तुक का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। और इन कविता की इन पंक्तियों में हम देखेंगे कि कविता को इस तरह से प्रस्तुत किया गया है जैसे कि कोई सजीव हो। इस तरह से, तो इस तरह आप देखेंगे कि कविता का मानवीकरण कर दिया गया है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग आप देखेंगे कि जिस प्रकार से फूल खिलता है और फूल में विभिन्न रंग होते हैं, कोमल होता है वो, तो अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी प्रकार कविता है। कविता में भी कवि जीवन के विभिन्न रंगों का, जीवन के विभिन्न आयामों का सुंदर ढंग से वर्णन करता है। लेकिन कवि उस प्रतिमान को तुरंत ही खारिज करता है। कहता है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता जिस तरह से फूल खिलता है, उसी तरह से कविता भी विचारों का प्रस्फुटीकरण है। विचारों की अभिव्यक्ति है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन उस प्रतिमान को तुरंत खारिज कर देता है। कहता है कि फूल एक निश्चित अवधि तक ही अपनी गंध और सुगंध बिखेर सकते हैं, लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, जबकि कविता का जो जीवन है
वो बहुत लंबा है। कविता का जीवन, कविता कभी नष्ट नहीं होती। जब तक ये विश्व रहेगा तब तक कि ये कवि के काव्य में जो जिसका वर्णन कवि ने अपने कविता में किया है वो अमर हो जाएगा। जैसे आप बहुत सी कविताएं पढ़ते हैं, जो घटनाएं बहुत पहले घटित हो गई हैं, उनको आज तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेंगी, क्योंकि वो काव्य का विषय बन गए। इन सारी चीज़ें अमर हो गई हैं। जबकि फूल के साथ ऐसा नहीं है। फूल के जीवन की एक अवधि है, वो निश्चित अवधि तक रहता है और इसके बाद नष्ट हो जाता है। लेकिन कविता एक बार जो जन्म ले लेती है, और कविता में जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों का वर्णन होता है, तो कविता अमर हो जाती, काव्य अमर है। जबकि फूल फूल का जीवन बहुत छोटा है। तो इस तरह से कवि इस प्रतिमान को भी खारिज कर देता है कि फूलों की भांति एक बार खिलकर मुरझाती नहीं है, अपितु सदैव नए अर्थ ग्रहण करके विकासशील एवं जीवंत बनी रहती है। बच्चों, कविता के इन पंक्तियों की अगर बात करें तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ, यानी कविता का मानवीकरण कर दिया गया है। और बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अंत में आप देखेंगे कि प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न अलंकार है। और खिलना भला फूल क्या जाने, यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। मतलब अलंकार, अनुप्रास अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है। जिस प्रकार फूल पराग, मधु और सुगंध के साथ खिलता है, उसी प्रकार कविता भी मन के भावों को लेकर रची जाती है। बिना मुरझाए कविता हर जगह महका करती है। और यह बच्चों, हम देखते हैं कि जिस प्रकार फूल पराग, मधु और सुगंध के साथ खिलता है, उसी प्रकार कविता भी मन के विचारों को लेकर लिखी जाती है। बिना मुरझाए कविता हर जगह महक सकती है। ये अनंत काल तक अपनी सुगंध फैलाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कविता की जो शक्ति है वो शाश्वत है। फूल से बहुत अधिक महत्व वाली है कविता। कविता अमर है। बच्चों, कवि अगला प्रतिमान गढ़ता है कि कविता क्या है। वो कहता है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बच्चों, आप देखेंगे कि दो प्रतिमान जो कवि ने गढ़े, पहला उसने कविता को चिड़िया की उड़ान से कंपेयर किया, दूसरा फूल से कविता की तुलना कर रहा है। और अंत में कवि इन दोनों प्रतिमानों को खारिज करते हुए एक नया प्रतिमान गढ़ता है कि कविता क्या है। कविता ये खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि कहता है कि कविता को बच्चों के खेल के समान मानना चाहिए, यानी कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि भी शब्दों से क्रीड़ा करता है, यानी कवि भी शब्दों से खेलता है। जिस प्रकार बच्चा खेलता है, उसी प्रकार कवि भी शब्दों के साथ खेलता है। और बच्चों की खेल की तरह कहीं भी, किसी भी तथा किसी भी स्थान पर कविता प्रकट हो सकती है। जैसे बच्चा कहीं भी खेल सकता है, किसी घर में खेल सकता है, उसका मन होता वहाँ खेल सकता है। तो इसी प्रकार कवि कहीं पे भी कविता का, किसी स्थान पर कविता की रचना कर सकता है। कवि शब्दों से खेलता है। वो किसी भी समय अपने भावों को
व्यक्त कर सकती है कविता। और बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने और पराई का भेद नहीं करते हैं। कभी अपने शब्दों से आंतरिक व बाहरी संसार के जो मनोरूप हैं, मनोभाव हैं, उनको शब्दों की तुलिका से पिरोकर एक नया रूप प्रदान करता है। वो बच्चों की तरह बेपरवाह रहता है। और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो कविता पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। बच्चों में भविष्य है, विकास की अपार संभावनाएं हैं, उमंग है, उत्साह है, उनके अंदर क्षमताओं के भंडार हैं। उसी तरह कविता में भी अर्थ की व्यापक संभावनाएं हैं, उसमें भी रचनात्मक ऊर्जा होती है। कविता भेदों के बंधन से ऊपर उठकर सबको एक कर देने के माने बच्चा जानते हैं, उसी तरह कविता भी ये जानती है। कहने का आशय ये है कि जिस प्रकार बच्चे अपने और पराई का भेद नहीं जानते हैं, उन्हें सभी घर अपने जैसे ही प्रतीत होते हैं, उसी तरह कवि के लिए कविता के स्तर पर सारा संसार अपना है, आत्मीय है। वो अपने पराई का भेद नहीं करता है। उसका उद्देश्य कविता द्वारा समाज को सार्थक एवं रचनात्मक ऊर्जा और संदेश देना है, जिनको वो जन जन तक पहुंचाता है, घर घर तक पहुंचाता है। कविता और बच्चों के खेल की तुलना के माध्यम से बच्चों के मनोभाव एवं कविता के मनोभाव में समानता प्रकट की गई है। जिस प्रकार से खेल में नियम होते हैं, सीमाओं के बंधनों से मुक्त होते हैं, कविता भी कुछ ऐसी ही होती है कि नियम और बंधनों से मुक्त होती है। आपको पता है कि कविता कुछ पहले कविता में छंद के नियम होते थे, लेकिन निराला जी ने वो छंद विधान ही तोड़ डाला है। तब से वो कविता नियमों के दायरे से बाहर आ गई और बंधन मुक्त हो गई है। कवि अपने भावों को जैसे चाहता है वैसे प्रकट करता, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। यह घर, वो घर, सब घर। और बाहर भीतर में अनुप्रास अलंकार का सुंदर ढंग से प्रयोग हुआ है। बच्चों, कविता की इन पंक्तियों का भी मानवीकरण हुआ है। कविता की भाषा की बात करें तो भाषा सरल है, सहज है, प्रभाव युक्त है और प्रवाह युक्त। और हम कह सकते हैं कि अंत वाले जो शब्द मिल रहे, बहाने, जाने, ये माने, यहाँ पर तुक का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस तरह बच्चों, हम लोगों ने कविता पढ़ी, कविता के बहाने, जो कि मुझे लगता है शायद आपकी समझ में आई होगी। बच्चों, मेरा ये प्रयास है कि आप लोगों को कुछ दे सकें, और इस कविता को पढ़ने के बाद यदि आपकी कोई समस्याएं हों तो उन समस्याओं को मुझसे शेयर करें, तो मैं उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूँगी। इसके साथ ही धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।